पे मुगल वंश की स्थापना जो है आपको बाबर के द्वारा की गई थी। अभी जो हम आपको बाबर के विषय में बताए हैं, आपको दोबारा बाबर के विषय में पढ़ना होगा। अभी फर्स्ट राउंड में हम सभी मुगल बादशाहों से अवगत करवा रहे हैं, यानी अभी मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। आगे चल करके जब मुगल साहित्य पढ़िएगा, मुगल सिक्का पढ़िएगा, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़िएगा, मुगल चित्रकारी पढ़िएगा, तो हर जगह सभी शासकों का विवरण आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हम बाबर बता दिए हैं तो बाबर खत्म हो गया है, नहीं। और साथ ही साथ यह भी बात हम आपको बता दें कि जो मुगल काल में बहुत कुछ हम आपको लिखाएंगे भी। मुगल काल में हमको लगता है नोट में जितना है उसका आधा निश्चित तौर पे हमको लिखाना होगा। तो अभी मुगल बादशाहों को जान रहे हैं, लेकिन अलग अलग संदर्भ में भी मुगल बादशाहों को हम लोग जानेंगे। जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर भी बाबर को पढ़ेंगे, समझ गए। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में मुगल वंश की स्थापना से लेकर के बाबर के निधन तक की घटनाओं को देखा। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई और बाबर ने जो यह तय किया कि उसे भारत में रहना है, इसी को लेकर बाबर को खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध लड़ना पड़ा तथा बाबर अपने साम्राज्य के विस्तार करने हेतु घाघरा का युद्ध लड़ा और फिर 1530 ईस्वी में बाबर का निधन हो गया। बाबर अपने निधन से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था और बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बना। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन बना? हुमायूं। तो बाबर का उत्तराधिकारी जो उसका पुत्र हुमायूं बना है, हुमायूं का शासनकाल एज ए बादशाह जो रहा है वह 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556, 1555 से 1556। मतलब आप यहां पर यह देख सकते हैं कि जो हुमायूं है, हुमायूं दो अलग अलग अवधि में शासन कर रहे हैं। जो हुमायूं है वो दो अलग अलग अवधि में शासन कर रहे हैं। उनके शासन की पहली अवधि है 1530 से 1540 और दूसरी अवधि है 1555 से 1556। पूरे मुगल इतिहास में, मुगल काल में बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक बादशाह हुए और पूरे मुगल इतिहास में सिर्फ एक बादशाह हुमायूं मिलेगा जो दो अलग अलग अवधि में शासन किया है। हुमायूं के अलावा अन्य कोई बादशाह नहीं आपको देखने को मिलेगा जो दो अलग अवधि में शासन किया। दो अलग अवधि में कोई शासन नहीं किया है। दो अलग अवधि में सिर्फ और सिर्फ एक मुगल बादशाह ने शासन किया है, वह है आपको हुमायूं। यह अपवाद वाली बात है और जो बात अपवाद वाली हो, जो एक्सेप्शनल केस में आता हो, जो एक्सेप्शनल केस में आता हो, वो बात याद रखना आपके लिए आवश्यक है। वो बात याद रखना जो है आपके लिए आवश्यक है। तो अपवाद में बात है, इसलिए इसको जो है आप याद रखिएगा। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। मार्च 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म माहम बेगम के गर्भ से हुआ था। अर्थात इनकी माता माहम बेगम और इनके पिता जो है आपको बाबर थे। इसके पिता कौन थे? आपको बाबर। बाबर इनके पिता थे। बाबर के टोटल 4 पुत्र संतान थे और जो 4 पुत्र संतान थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इन 4 पुत्र संतानों में सबसे बड़ा हुमायूं था, जिस वजह से बाबर ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र हुमायूं को घोषित कर रखा था। हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें हुमायूं नामा नामक ग्रंथ से मिलती है। हुमायूं नामा नामक ग्रंथ से मिलती है और जो हुमायूं नामा नामक ग्रंथ है यह आपको गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। गुलबदन बेगम। और जो गुलबदन बेगम थी यह हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। उन्हीं के द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है और इस हुमायूं नामा से ही हमें हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। और यह जो हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम ने स्वयं नहीं लिखी, बल्कि अकबर, मुगल बादशाह अकबर ने गुलबदन बेगम को प्रेरित किया कि आप हुमायूं के जीवन पर, हुमायूं के जीवन से रिलेटेड चीजों को एक जगह कलेक्ट कीजिए। और अकबर के प्रभाव में आकर ही या अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। जब आप
हुमायूं नामा को पढ़ते हैं तो हुमायूं नामा से हमें हुमायूं के संपूर्ण शासन अवधि के दौरान किए गए कार्य, उनके सैन्य अभियान, उनके जीवन शैली, उनकी रुचि के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यह पुस्तक पूर्णतः हुमायूं को समर्पित है। हुमायूं ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए, किसमें हुमायूं की जीत हुई, किसमें हुमायूं की हार हुई, मतलब हुमायूं के जीवन के विषय में यहां से हमें जानकारी प्राप्त होता है। इस पुस्तक को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि हुमायूं ज्योतिषी में काफी विश्वास किया करता था, दिन के हिसाब से कपड़ा पहना करता था। हुमायूं पुस्तक पढ़ने का काफी शौकीन था। हुमायूं भांग खाने का काफी शौकीन था। हुमायूं भांग खाने का काफी शौकीन था। तो यह तमाम जानकारी जो है हुमायूं के विषय में हमें हुमायूं नामा नामक ग्रंथ से ही प्राप्त होती है। हुमायूं नामा नामक ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। जब मुगल बादशाह बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो बाबर ने हुमायूं को यह कहा था कि आप अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दीजिएगा और भाइयों के साथ सामंजस्य बैठा करके आप शासन कीजिएगा। अपने भाइयों के बीच सामंजस्य बैठा करके जो है आप शासन कीजिएगा। बाबर ने ऐसा दिशा निर्देश हुमायूं को दिया। बाबर के कहने का अर्थ कुछ और था, लेकिन हुमायूं ने उन अर्थों को कुछ अलग संदर्भ में समझा। बाबर के कहने का अर्थ यह था कि आपका जो साम्राज्य है, एक छोटा छोटा क्षेत्र अपने भाई को दे दीजिएगा, उसको अपने नियंत्रण में रखिएगा। लेकिन हुमायूं इस बात को इस संदर्भ में समझा कि हमारे पिताजी का जो साम्राज्य है ना, उसको हम 4 भाग में बांट देंगे। एक पर हम शासन करेंगे, बाद बाकी अलग अलग भाग पर हमारे अलग अलग भाई शासन करेंगे। हम अपने किसी भाई को अपने नियंत्रण में नहीं रखेंगे। हुमायूं इस बात को इस संदर्भ में समझा। और हुमायूं के पिता बाबर ने मृत्यु की शैया पर लेटे हुए यह सब बात हुमायूं को कही थी, तो हुमायूं को लगा कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी, इसे तो पूरा किया ही जाना चाहिए। तो हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया, जो कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं अगर जीवन भर युद्ध लड़ता रहा, कभी विजय कभी पराजय, मतलब कभी जीत कभी हार का सामना जो हुमायूं को करना पड़ा, यह उनकी नीतियों के कारण करना पड़ा। उनकी नीतियों के कारण करना पड़ा। हुमायूं अपने भाइयों के बीच जो साम्राज्य का बंटवारा किया, देखिए कितना ईमानदार था हुमायूं कि अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। लेकिन उनके भाई, जब हुमायूं पर आक्रमण होता था तो हुमायूं के भाई हुमायूं को साथ नहीं देता था, जबकि साथ देना चाहिए था। अगर हुमायूं चारों भाई एक हो जाता तो उस समय कोई ऐसा सत्ता नहीं थी कि हुमायूं को पराजित कर पाता। लेकिन कई दफा हुमायूं को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार में आपसी एकता नहीं था। उनके परिवार में जो है आपसी एकता नहीं था। आप इस बात को समझिएगा कि हुमायूं के भाई थे कामरान। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया। हुमायूं का भाई था अस्करी, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। फिर हुमायूं का भाई था हिंदाल, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया। फिर हुमायूं का चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दे दिया। मतलब अपने भाई को तो दिया ही, अपने चचेरे भाई को भी दिया साम्राज्य। इतने दयालु थे हुमायूं। तो हुमायूं दयालु भी थे। और हुमायूं जब बादशाह नहीं बना था तो बादशाह बनने के पहले जो हुमायूं था वह बदखसा प्रदेश का सूबेदार था। बदखसा प्रदेश, बदखसा प्रदेश अफगान में पड़ता, अफगानिस्तान में पड़ता है। हुमायूं बादशाह बनने के पहले बदखसा प्रदेश का सूबेदार था। देखिए, कुछ शासक के विषय में आपसे पूछा जाता है कि जैसे कि अशोक सम्राट बनने से पहले कहां के गवर्नर थे, हुमायूं बादशाह बनने से पहले कहां के गवर्नर थे, अकबर बादशाह बनने के पहले कहां के गवर्नर थे। यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हुमायूं बदखसा प्रदेश का गवर्नर था, और जब हुमायूं बादशाह बन गया तो उन्होंने अपने भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा प्रदेश का क्षेत्र दे दिया। बदखसा प्रदेश का क्षेत्र दे दिया तो अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करके जो है हुमायूं शासन प्रशासन करना शुरू किया। और
यह भी बात अपवाद में है। सभी मुगल बादशाहों में, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक, सभी मुगल बादशाहों में एकमात्र मुगल बादशाह एकदम बतिया लीजिए, मुंह तो हम तोड़ देंगे, ठीक है, लड़की को बोल रहे हैं, आप भ्रम में मत रहिए कि हम लड़की को नहीं मारते हैं, एकदम बतिया रही है, नहीं है कहो। इतना दिन बैच को हो गया, 1 जुलाई से बैच शुरू हुआ है जी, तो ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है। तो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। चश्मा वाली जो 2 लगातार चश्मा वाली, उसके बगल वाली लड़की वो रेड टॉप पहनी हुई है या जो भी पहनी हुई है, बतिया रही थी वो बगल वाली, मुंह तोड़ देंगे दुन्नू का हम, समझिए, दांत निकाल रही है बकलोलवी सब, समझे, बतियाना नहीं है। क्लास आए हैं पढ़ने के लिए, हमको सुनने के लिए आए, हम ही से सुनिए, बगल वाली से मत सुनिए, समझे। चलिए क्या बोल रहे थे जी? हाँ, हम आपको यह बात बोल रहे थे कि जो आपको मुगल बादशाह बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक है, बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक है, कोई भी मुगल बादशाह अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा नहीं किया, बल्कि मुगल बादशाह अपने भाई को एकदम, देख लीजिए, मुंह देखिएगा तो सुंदर बन जाइएगा, एकदम काला है गोरा बन जाइएगा, गोरा बन जाइएगा, चिंता नहीं करना है। एक से एक नमूना क्लास में बैठा हुआ, हम यहां पर बक रहे हैं, वैसे मोबाइल ऐसे अरे जैसन है महाराज वैसने रहिएगा, अजीब बात है। तो आप समझिएगा, यह भी अपवाद स्वरूप बात है कि जो हुमायूं है एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा किया। उनके अलावे जो अन्य मुगल बादशाह थे, अन्य मुगल बादशाह अपने भाइयों को ऊंचा पद दे देता था और उसको अपने नियंत्रण में रखता था, किसी को फ्री नहीं छोड़ता था ताकि वो विद्रोह कर दे। अगर फ्री छोड़ दिया जाएगा तो फिर विद्रोह करना शुरू कर देगा। तो हुमायूं ऐसा किया, जिस कारण उनके शासनकाल में विद्रोह भी हुआ। कई इतिहासकार यह लिखते हैं अपनी रचना में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाया, मतलब जीवन भर युद्ध लड़ा, जीवन भर हुमायूं युद्ध लड़ा। हुमायूं का जो शासन अवधि है 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556, इन वर्षों में कोई ऐसा वर्ष नहीं हुआ जिसमें हुमायूं युद्ध ना लड़ा हो। हुमायूं युद्ध ना लड़ा हो तो मतलब हुमायूं हमेशा युद्ध लड़ता रहा। साथ ही साथ हुमायूं की एक गलती तो अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा करना था, और हुमायूं की दूसरी गलती शेरशाह सूरी की उपेक्षा करना था। शेरशाह सूरी की उपेक्षा करना था। शेरशाह सूरी को हुमायूं भाव नहीं दिया, शेरशाह सूरी को हुमायूं कोई भाव नहीं दिया। हुमायूं को लगा शेरशाह सूरी क्या है, कुछ नहीं है, इसको तो हम जब चाहेंगे तब उखाड़ करके फेंक सकते हैं। तो हुमायूं की भूल में एक यह भी बात शामिल है, और कभी भी अपने विरोधी को कम करके नहीं आंकना चाहिए, कभी भी अपने विरोधी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। यह चाणक्य नीति भी कहता है, कृष्ण नीति भी कहता है, और नहीं ही आंकना चाहिए। अब हुमायूं ने कई सारे सैन्य अभियान किए हैं। हुमायूं ने जो है आपको कई सारे सैन्य अभियान किए हैं। बादशाह बनने के ठीक बाद हुमायूं का सैन्य अभियान शुरू हो गया था। हुमायूं अलग अलग शासकों के साथ युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिए थे। हुमायूं का पहला सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में कालिंजर के खिलाफ हुआ, कालिंजर के खिलाफ हुआ। और जब कालिंजर का अभियान हुमायूं ने 1531 ईस्वी में किया, उस समय यहां के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। उस समय यहां के जो शासक थे आपको प्रताप रुद्रदेव। देखिए, जब हुमायूं कालिंजर के अभियान पर था, कालिंजर कहां है? मध्य प्रदेश है, राजस्थान में नहीं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कालिंजर है। आप मानचित्र पर जब देखेंगे मध्य प्रदेश में कालिंजर है। जब आपको कालिंजर के सैन्य अभियान पर हुमायूं थे, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अफगानी मूल के शासक महमूद लोदी का शासन था। महमूद लोदी को पता चला कि हुमायूं अपनी राजधानी आगरा में न है, हुमायूं कालिंजर के अभियान पर है। तो महमूद लोदी आगरा की ओर प्रस्थान कर दिया, मतलब आगरा पे कब्जा कर लेंगे। जैसे ही महमूद लोदी बंगाल बिहार से आगरा की ओर प्रस्थान किया, तो हुमायूं को खबर लगा कि महमूद लोदी आगरा पर चढ़ाई करने वाला है।
तब हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ समझौता किया, उससे कुछ पैसा लिया, युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर पैसा लिया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली और अपनी राजधानी वापस हुमायूं आया। राजधानी वापस आने के बाद हुमायूं ने यह तय किया कि महमूद लोदी से इस बार टकरा ही जाना है और हुमायूं अपनी सेना लेकर बिहार बंगाल की तरफ बढ़ा। और जब हुमायूं अपनी सेना लेकर बिहार बंगाल की तरफ बढ़ा तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच 1532 ईस्वी में दोहरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में दोहरिया या दौरा का युद्ध कहा जाता है। तो जो आपको दूसरा युद्ध है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में दोहरिया या दौरा का युद्ध हुआ। दोहरिया या दौरा का युद्ध जो है आपको 1532 ईस्वी में हुमायूं और बिहार बंगाल के अफगानी मूल के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई, महमूद लोदी की हार हुई। इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और महमूद लोदी की हार हुई। मतलब हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद बिहार बंगाल हुमायूं के साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था। बिहार बंगाल को स्पष्टतापूर्वक मुगल साम्राज्य में शामिल करने वाला बादशाह अकबर है। अकबर से पहले बिहार बंगाल अप्रत्यक्ष तौर पर आप यह मान सकते हैं कि बिहार बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग था, लेकिन प्रत्यक्षतः बिहार और बंगाल मुगल साम्राज्य का अंग अकबर के काल से हुआ है। अकबर ने बशर्ते 1574 से 76 के दौरान बिहार बंगाल का अभियान किया, उसको जीता और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद हुमायूं का संघर्ष 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुआ। इसके बाद हुमायूं ने 1538 ईस्वी में बंगाल का अभियान किया और बंगाल को जीता और बंगाल का पुनर्निर्माण किया और उसका नाम जन्नताबाद रखा। और ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने जो बंगाल को जीता, हुमायूं के बंगाल जीतने से पहले ही शेरशाह सूरी ने बंगाल को लूट लिया था, बंगाल को कंगाल बना दिया था। तो बंगाल को हुमायूं ने कंगाली के हालात में लूटा था, कंगाली के हालात में बंगाल को हुमायूं ने जीता था। बंगाल को जीतने से हुमायूं को कोई खास फायदा नहीं हुआ। आप ये भ्रम में मत रहिए कि बहुत फायदा हुआ, कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन बंगाल जीत के उपलक्ष्य में हुमायूं लगभग साल भर तक जश्न मनाता रहा, फालतू का जश्न, समझ गए, झूठ का जश्न जिससे कोई होना जानी नहीं है। और जब हुमायूं बंगाल जीत का जश्न मना रहा था तो उसी समय उसका सबसे प्रबल विरोधी शेरशाह सूरी अपनी सेना को तैयार कर रहा था। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कोई विद्यार्थी अपने भाई के शादी का जश्न मना रहा है तो कोई दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। अरे भाई के शादी का जश्न मनाने का क्या मतलब है? उससे आपको कुछ थोड़े मिलने वाला है। वो भौजाए आगे चल करके आपको कोसबे करेगी, आपको 4 गो गाली देबे करेगी, आपके साथ झगड़ा करबे करेगी। तो उस भाई के शादी के जश्न मनाने का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं बनता है उस भाई के शादी के जश्न मनाने का, समझ गए? तो वही बंगाल वाली बात है, बंगाल को जीत करके जश्न मना रहा, बंगाल से कुछ मिला ही नहीं है, समझिए, झूठ का जश्न, फालतू का जश्न। बल्कि भाई का शादी हाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिस रोज शादी होगा ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे नहीं जाने का। अगर हाँ नहीं जाने का प्रयास करेंगे महाराज, ज्यादा से ज्यादा अगर जाना भी है तो जैसे बाराती जाता है आ जाता है, गए आराम से बाराती, खाए पिए, देख लिए भौजाई को, हाँ ठीक है, मुंह ठीक है कि ना है, नाक है कि ना है, कान है कि ना है, देख लिए, आ गए अपना, समझ गए। अब 1 सप्ताह पहले जाएंगे, वहां पर तैयारी करवाएंगे, 1 सप्ताह बाद आएंगे, भाई के ससुराल जाएंगे सामान पहुंचाने के लिए, आएंगे, ये सब काम नहीं करना, ये सब गलत काम है। अरे जिसका शादी वो अपना खुद करे, समझ गए। चलिए अब सुनिए यहां पे, तो जब बंगाल में हुमायूं जीत का जश्न मना रहा था तो शेरशाह सूरी अपनी सेना को तैयार कर रहा था।
और शेरशाह सूरी को पता था, क्योंकि शेरशाह सूरी मुगल सेना का भी अंग रह चुका था। मुगल सेनाओं और मुगल सैन्य व्यवस्था को भली भांति शेरशाह सूरी समझता था। शेरशाह सूरी अपनी सेना को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया कि वो सेना मुगलों की सेना के समक्ष 19 साबित ना हो, बल्कि हमेशा 20 साबित हो, मतलब हमेशा बेहतर साबित हो, हमेशा बेहतर साबित हो। और जब शेरशाह सूरी अपनी सेना को तैयार कर लिया, अपनी सेना को प्रशिक्षित कर लिया, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चुनौती दिया। हुमायूं को लगा कि ये हमारा क्या करेगा, क्योंकि इससे पहले हुमायूं ने शेरशाह सूरी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर रखा था। हुमायूं ने शेरशाह सूरी को 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को 1532 ईस्वी में आत्मसमर्पण करवाया था। शेरशाह सूरी चुनार का किलेदार था। चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चुनार का किला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और चुनार का किलेदार मुख्य तौर पर ताज खां था, ताज खां और उसकी पत्नी लॉर्ड मलिका। लेकिन ताज खां का निधन हो गया तो लॉर्ड मलिका विधवा हो गई, और लॉर्ड मलिका के विधवा होने के कारण शेरशाह सूरी ने लॉर्ड मलिका से इसलिए विवाह किया कि शेरशाह सूरी को चुनार का किला मिल जाए, शेरशाह सूरी को चुनार का किला मिल जाए। और जब शेरशाह सूरी ने विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह किया तो उसको चुनार का किला मिला। इस प्रकार शेरशाह सूरी चुनार का किलेदार बन गया। लेकिन हुमायूं चुनार के किला को जीतना चाहता था, और हुमायूं चुनार के किला को जीतने के लिए 1532 ईस्वी में चुनार के किला का अभियान किया, और चुनार के किला को घेरे रखा हुमायूं, कई महीनों तक घेरे रखा। अंततः हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच समझौता हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच समझौता हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की और हुमायूं को मोटी रकम प्रदान किया। हुमायूं पहले शेरशाह सूरी को अपने समक्ष समर्पण करवा चुका था, आत्मसमर्पण करवा चुका था। तो हुमायूं को लगता था कि शेरशाह सूरी मेरा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा शेरशाह सूरी। लेकिन उसको वो तो बंगाल में था, उसको यह पता नहीं था कि शेरशाह सूरी अपनी सेना को प्रशिक्षित कर लिया है, तब चुनौती दिया है। एक तरफ शेरशाह सूरी पूरी तैयारी के साथ था, और दूसरी तरफ हुमायूं शेरशाह सूरी की उपेक्षा कर रहा था। 1539 में जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच बक्सर के चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में चौसा का युद्ध कहा जाता है, जिस युद्ध को इतिहास में चौसा का युद्ध कहा जाता है। और यह जो चौसा का युद्ध है, इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई, हुमायूं की हार हुई। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई, हुमायूं की हार हुई। हुमायूं युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को पता था हम तो युद्ध में पराजित हो गए हैं, और शेरशाह सूरी अगर हमको गलती से पकड़ लिया तो हमको छोड़ेगा ना, ये बात पता था हुमायूं को। हुमायूं बाबा रामदेव की तरह जान बचाकर भागा, समझ गए ना? हाँ, ये साड़ी नहीं पहना था, ये नहीं पहना था। जैसे बाबा रामदेव पुलिस से चोरी छिपे भागा, भले साड़ी पहन करके सलवार सूट पहन के भागा, वो अलग बात है। 2012-13 का बात है, 2011-12 का बात होना चाहिए। हाँ, 12 का बात होना चाहिए। चलिए, तो हुमायूं शेरशाह सूरी से जान बचाकर भागा, और जब हुमायूं शेरशाह सूरी से जान बचाकर भाग रहा था तो जो चौसा है, चौसा बक्सर में है। और बक्सर जब आप जाएंगे तो बक्सर गंगा नदी के तट पर है। बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर से ही प्रवेश करती है, बक्सर से प्रवेश करती है। एक नदी है, उस नदी के इस पार अपना बिहार है, उस नदी के उस पार उत्तर प्रदेश है, समझ गए? हम जाते थे पहले, हम कहां पे जाके पढ़ाए हैं, यूपी में, हम बनारस में भी पढ़ाए हैं, यूपी में बनारस में पढ़ाए हैं। पैसा देता था, बढ़िया पैसा देता था, ठीक है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को जाते थे पढ़ाने के लिए, 2 दिन पढ़ाते थे। हाँ, पटना से जाते थे। लगता है अच्छा खासा पैसा देता था, मतलब सोचिए ना, 8 क्लास का 20,000 रुपया लेते थे, 8 क्लास का 20,000 रुपया लेते थे। मतलब एक माह में 20,000 हमको मिल जाता था, और आना जाना वो खर्च अलग था। लेकिन क्लास लेते थे, मतलब सुबह में 4 बजे निकलते थे ट्रेन से, तो पहुंच जाते थे, वहां पहुंचते पहुंचते 8-9 बज जाता था।
9 बजे से लेकर के 1 बजे या 2 बजे तक क्लास लेते थे, फिर 2 से 4 गैप होता था, फिर 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्लास लेते थे। मतलब लंबा क्लास होता था, ऐसा नहीं था कि 1 घंटा, यानी एक सप्ताह में 2 दिन गए और 1 घंटा पढ़ा के आगे, नहीं। कम से कम यानी संस्थान का लक्ष्य था कि 5 घंटा पढ़ाना है, हम उससे ज्यादा पढ़ा देते थे, मतलब 6 से 8 घंटा पढ़ा देते थे। चलिए, तो जो चौसा का युद्ध है, चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को हार मिली तो हुमायूं निजाम खां की मदद से, निजाम खां की मदद से, निजाम खां जो है ना नाविक था, निजाम खां की मदद से हुमायूं जान बचाकर भागने में सफल रहा। निजाम खां नाविक था, गंगा नदी में नाव चलाता था, गंगा नदी के रास्ते जो है निजाम खां ने हुमायूं को बाहर निकाला। हुमायूं प्रसन्न हुआ निजाम खां से और कहा कि अगर भाग्य हमारा साथ देता है, हम दोबारा बादशाह बनेंगे, तो हम आपको जरूर एक ना एक दिन के लिए बादशाह की गद्दी पर बैठाएंगे। और हुमायूं संयोग बस दोबारा बादशाह बना, और जब हुमायूं दोबारा बादशाह बना तो निजाम खां को खोज करके एक दिन के लिए बादशाह बनवाया, और उस एक दिन के अपने शासनकाल में नायक मूवी के तरह, अनिल कपूर के तरह निजाम खां ने चमड़ा का सिक्का जारी किया, जो कि इतिहास में नाम दर्ज हो गया निजाम खां का। और भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति निजाम खां हुए, या एकमात्र शासक निजाम खां हुए जिन्होंने चमड़ा का सिक्का जारी किया। भारतीय इतिहास में एकमात्र व्यक्ति या एकमात्र शासक निजाम खां हुए जिन्होंने चमड़ा का सिक्का जारी किया। यानी हुमायूं का जो शासनकाल है ना, वो अपवादों से भरा पड़ा शासनकाल है। यानी इनके शासनकाल में जो भी हुआ है वो अपने आप में अपवाद ही बन जा रहा है। जैसे कि चमड़ा का सिक्का जारी किया जाना भी अपने आप में एक अपवाद है, क्योंकि ना इनसे पहले ना इनके बाद कोई शासक चमड़ा का सिक्का जारी किया, सिर्फ एक निजाम खां ने चमड़ा का सिक्का जारी किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि चौसा के युद्ध में पराजय मिलने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, नहीं, हुमायूं को भारत नहीं छोड़ना पड़ा था। चौसा के युद्ध में पराजय मिलने के बाद हुमायूं को भारत नहीं छोड़ना पड़ा था, बल्कि इस युद्ध को हारने के बाद भी हुमायूं भारत के बादशाह बने रहे। लेकिन फिर अगले वर्ष यानी 1540 में, मई 1540 में उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ता है। कन्नौज को ही बिलग्राम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज या बिलग्राम नामक स्थान पर मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध पुनः हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है एक युद्ध पुनः हुआ, और यह जो युद्ध है, इस युद्ध को इतिहास में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी की जीत हुई। यह जो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध है, इस कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो फिर हुमायूं को भारत से बाहर होना पड़ा। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने आगरा पर कब्जा कर लिया, मुगलों की राजधानी आगरा पर कब्जा कर लिया। और शेरशाह सूरी आगरा पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि आगरा पर कब्जा करने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने आप को भारत का शासक घोषित किया, भारत का शासक घोषित किया। और शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध से मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया, कन्नौज के युद्ध से मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया। और शेरशाह सूरी ने मुगल सत्ता के स्थान पर सूरी वंश के शासन की स्थापना की, सूरी वंश के शासन की स्थापना की। और जो सूरी वंश है, सूरी वंश का शासन 1540 से लेकर के 1555 तक रहा है। सूरी वंश का शासन 1540 से लेकर 1555 तक रहा है। तो आगे हम लोग शेरशाह सूरी को जानेंगे, लेकिन फिलहाल हुमायूं पर ही रुकते हैं हम लोग। हुमायूं को ही थोड़ा सा जानते हैं, हुमायूं के विषय में ही जानते हैं। हुमायूं को पूरा करने के बाद हम लोग शेरशाह सूरी को देखेंगे। तो यह भी बात अपने आप में अपवाद ही है कि मतलब हुमायूं के शासनकाल के बीच में सूरी वंश ने शासन किया, फिर बाद में जाकर फिर से हुमायूं ने शासन किया। यह भी तो अपने आप में अपवाद ही है। क्या अकबर के शासनकाल में ऐसा हुआ था कि कोई दूसरा वंश का लोग आकर के शासन किया, या जहांगीर या औरंगजेब या किसी भी बादशाह? नहीं। तो यह भी अपने आप में एक अपवाद स्वरूप ही बात है। तो शेरशाह सूरी ने जब मुगल सत्ता का विनाश कर दिया, तो अब तो लगा कि मुगल सत्ता तो खत्म। लेकिन एक महान बादशाह 1542 ईस्वी में पैदा हो चुका था,
उसके लिए आगरा की गद्दी इंतजार कर रहा था। आगरा की गद्दी जो है, भारत की गद्दी, उसका इंतजार कर रहा था। और संयोग देखिए, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई कि पुनः मुगल सत्ता अस्तित्व में आया और लंबे अवधि तक, लगभग 1857 के विद्रोह तक मुगलों ने शासन किया। तो अब इसको बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हुमायूं कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। भारत को जब छोड़ना पड़ा हुमायूं को, तो हुमायूं सिंध के रास्ते, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध, काबुल, काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है। अब फिर इधर आइएगा तो ईरान मिल जाएगा, फिर और उधर जाइएगा इराक मिल जाएगा, समझ गए। तो हुमायूं सिंध के रास्ते काबुल होते हुए ईरान चले गए। ईरान के शासक को शाह कहा जाता था। ईरान के शाह के यहां ठहरे और ईरान के शाह के यहां, ईरान के शासक के यहां जब हुमायूं रुके हुए थे, तो उसी दौरान हुमायूं ने मीर अली अकबर की पुत्री बीबी भानी के साथ 1541 ईस्वी में निकाह किया, अर्थात विवाह किया। तो हुमायूं का विवाह 1541 ईस्वी में निर्वासित जीवन जीते हुए 1541 में मीर अली अकबर की पुत्री बीबी भानी के साथ, हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही 1542 ईस्वी में जाकर मुगल काल के सबसे महान बादशाह अकबर का जन्म हुआ। मुगल काल के सबसे महान बादशाह अकबर का जन्म हुआ। लेकिन जब अकबर जन्म लिए थे तो उनके पिता उनके पास नहीं थे। उनके पिता जो हुमायूं थे, वो अपने साम्राज्य को पुनः एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे और ईरान के शाह ने, ईरान के शासक ने हुमायूं को मदद किया। और हुमायूं के मदद से, ईरान के शाह के मदद से, ईरान के शाह के मदद से जो है, हुमायूं ने सबसे पहले काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त किया। काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त किया, काबुल और कंधार को अपने अधीन कर लिया। 1545 ईस्वी में संयोगवश देखिए कि शेरशाह सूरी का निधन हो गया कालिंजर अभियान के दौरान। फिर 1545 में शेरशाह सूरी के निधन होने के बाद शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह 1533 में उनका भी निधन हो गया। और इस्लाम शाह के बाद 1553, हाँ क्या बोल दिए, 1553, 1553, आज तो दिमाग। हुमायूं का निर्वासित जीवन, निर्वासित जीवन, हुमायूं निर्वासित जीवन 1540 से लेकर 1555 तक जिए हैं। इस अवधि के दौरान 1541 ईस्वी में हुमायूं का निकाह हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ। हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही 1542 ईस्वी में अकबर जैसे मुगल बादशाह का जन्म हुआ। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। और हुमायूं अपने निर्वासित जीवन के दौरान ईरान के शासक से मदद लिया था और ईरान के शासक के मदद से हुमायूं ने सबसे पहले काबुल और कंधार पर अधिकार किया। काबुल और कंधार पर अधिकार किया और काबुल और कंधार पर अधिकार करने के बाद हुमायूं धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हुए और हुमायूं का साथ भी सभी परिस्थितियां दे रही थी। 1545 में शेरशाह सूरी का निधन होना, 1553 में इस्लाम शाह का निधन होना और सूरी वंश के शासक इस्लाम शाह के निधन होने के बाद सूरी वंश छत बिछत हो गया। सूरी वंश के शासक जो है अपने में झगड़ा करने लगे, उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होने लगा था। सूरी वंश के अंतर्गत अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग शासन करने लगे थे, अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग शासन करने लगे थे। मतलब सूरी वंश के शासकों के बीच एकता खत्म हो गई थी और सूरी वंश के शासकों के बीच जो एकता खत्म हो गई थी, मतलब सूरी वंश जो कमजोर पड़ चुका था, सूरी वंश के कमजोर पड़ने की सूचना हुमायूं को मिल चुकी थी और हुमायूं 1555 ईस्वी तक यह भांप लिया था कि अब अगर हम आक्रमण करते हैं तो हम सूरी वंश के शासकों को पराजित करके फिर से भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो हुमायूं ने 1555 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और जब हुमायूं 1555 में भारत पर आक्रमण किया तो हुमायूं सूरी वंश के शासकों के साथ दो युद्ध लड़ा। एक आपको मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा पंजाब में पड़ता है, दूसरा आपको सरहिंद का युद्ध, सरहिंद भी पंजाब में पड़ता है, सरहिंद भी पंजाब में पड़ता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध भी 1555 में हुआ था। पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था और सरहिंद का युद्ध भी 1555 में हुआ था और सरहिंद का युद्ध बाद में हुआ था।
हुमायूं, मच्छीबारा और सरहिंद के युद्ध, इन दोनों युद्धों के द्वारा हुमायूं ने, इन दोनों युद्धों के द्वारा जो है हुमायूं ने सूरी वंश के शासक को पराजित किया, सूरी वंश के शासक को पराजित किया। और सूरी वंश के शासक को पराजित करने के बाद हुमायूं ने भारत में फिर से मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। हुमायूं ने फिर से भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया, मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। इस प्रकार मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हुई। मुगल सत्ता के पुनर्स्थापित होने के बाद फिर से हुमायूं अपनी राजधानी आगरा को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। अपनी राजधानी आगरा को बनाकर जो है हुमायूं शासन प्रशासन करना शुरू किया। और उसी क्रम में आपको 1556 में, और 1556 के शुरुआती दिनों में ही 1556 में हुमायूं ने दिल्ली के भीतर एक दिनपनाह नामक नगर बसाया था। और हमने आपको बताया है कि हुमायूं पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, तो हुमायूं ने जो दिल्ली के भीतर दिनपनाह नामक नगर को बसाया था, उस दिनपनाह नामक नगर में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया। और उस पुस्तकालय में जाकर के हुमायूं पुस्तक पढ़ा करता था। हुमायूं दिल्ली के दिनपनाह नामक पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ के उतर रहे थे, सीढ़ी से उतर रहे थे। और सीढ़ी से उतरने के क्रम में ही उनका पैर लड़खड़ा गया, और उनके पैर लड़खड़ाने के कारण जो है वे सीढ़ी पर गिर पड़े, और फिर जो है गिरते पड़ते नीचे आ गए, और बुरी तरह हुमायूं जो है घायल हुए। और अंततः इस घटना के बाद ही हुमायूं का निधन हो गया। और हुमायूं के निधन के समय जो उसके पुत्र अकबर थे, अकबर जो है कलानौर में थे, अकबर कलानौर में थे, पंजाब में पड़ता है कलानौर, अकबर पंजाब के कलानौर में थे। यह सूचना अकबर को मिली, और जब यह सूचना अकबर को मिली तो अकबर ने पंजाब के कलानौर में ही ईंट के चबूतरा पर अपना राज्याभिषेक करवाया, ईंट के चबूतरा पर अपना राज्याभिषेक करवाया। और फिर अकबर पंजाब के कलानौर से आगरा आए। लेकिन अकबर के पंजाब के कलानौर से आगरा आने से पहले ही सूरी वंश के शासक इस्लाम शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने आगरा पर कब्जा कर लिया, और हेमू अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया। जब हेमू अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर दिया, तो अकबर जब आगरा पहुंचे तो अकबर और हेमू की सेना के बीच 1556 ईस्वी में एक युद्ध हुआ है। उस युद्ध को इतिहास में पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया, अकबर ने हेमू को पराजित किया। यह आपको हुमायूं के विषय में हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि हुमायूं के शासन अवधि के बीच में ही सूरी वंश का शासन 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक रहा है। तो जो सूरी वंश का शासन 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा है, इस सूरी वंश के शासन को जो है अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सूरी वंश। सूरी वंश 1540 से लेकर 1555। लेकिन हम चाहते हैं कि हुमायूं को एक बार थोरोली आप रीडिंग मार जाइए, याद करवा देंगे, तब सूरी वंश बताएंगे। जल्दी कीजिए, थोरोली रीडिंग मारिए 1 मिनट में, पढ़िए, नोट पढ़िए। हो गया 1 मिनट, कहां हुआ? पढ़िए महाराज, मजाक मत कीजिए। नहीं है। मुस्कान जी, हाँ यही पीडीएफ रहेगा। सचितानंद, विविध भी करवाइए सर, विविध भी करवाइए। विविध क्या होता है जी? विविध कोई सब्जेक्ट होता है जी? बताइए, ये सब बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता है। विविध कोई सब्जेक्ट होता है जी? अजीब हाल है। इस्लाम शाह कहां का शासक था? आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा आपको। सूरी वंश का शासक था। पहले एक सब्जेक्ट खत्म होगा तब ना गोविंद कुमार दूसरा होगा, कि इसी में ज्योग्राफियो घुसा दें। मां बकलोल लड़का सब, दिमाग आइए ना। सब परीक्षा के लिए ठीक है, बीपीएससी तक के लिए ठीक है। मैथ कमजोर है, मैथ पढ़िए, पढ़िए, पढ़ने के लिए बोले हैं, कमेंट करने के लिए नहीं बोले हैं।